ओके गाइस, सो या इस सेशन में हम क्या करेंगे, मतलब 2024 का जो UPSC का पेपर है GS1, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आंसर जिसमें आपको विजिबल रहेंगे, सारी चीज़ें विजिबल रहेगी। ओके, बट फाइन, मतलब मैं क्वेश्चन को रीड करके एंड मतलब उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ठीक है, करते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट जैसे अगर जो कोई खुद नहीं कर सकता है तो वो इसे भी देख सकता है। ओके। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है, कंसिडर फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके। सो जो इसका देखो, रघुनाथ राव है, बालाजी बाजीराव है, नारायण राव है एंड बालाजी विश्वनाथ है। ठीक है। सो इसे हमें अरेंज करना है। सो हमने इसे जो है यहाँ पे इसका जो अरेंज करके जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 4 2 3 1। ओके। तो पहले जो है पहले क्या आएगा हमारा, आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ओके। देन आ जाएगा हमारा बालाजी बाजीराव, मतलब दोनों, पहले वी वाला आएगा फिर राव, यानी कि हाँ, तो पहले बालाजी विश्वनाथ आ जाएगा, फिर उसके बाद राव बालाजी बाजी वाला आ जाएगा, एंड देन उसके बाद जो है नारायण आ जाएंगे, एंड देन रघुनाथ आ जाएंगे। ठीक है। तो पहले बालाजी विश्वनाथ, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले वी और वी आ जाएगा, देन बी भी आ जाएगा, एंड देन जो है नारायण आ जाएगा, और फिर रघुनाथ आ जाएगा। ओके। सो फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अर्ली ट्रेड। यहाँ पे ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर आर रेफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंसेंट इंडिया। ओके। द नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट है, बोथ वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। ओके। सो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है क्या है, बड़े नॉर्मल से लग रहे हैं, जेनरिक लग रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके। गुड्स एंड ट्रैफिक का तो एंट्री पोर्ट्स होता ही है। हाँ, यही कि वहाँ सामान यातायात के बड़े गोदाम थे। ओके। एंट्री पोर्ट्स का तो ये। देन नेक्स्ट हमारा जो है ये अर्ली ट्रेड से रिलेटेड था। ओके। इन द एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। हाँ। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग 10 रूलर्स ऑफ बंगाल इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है 10 रूलर्स ऑफ बंगाल को इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके। सो देखो, इसमें बलाल सेन दे दिया, लक्ष्मण सेन दे दिया, हेमंत सेन दे दिया, विजय सेन दे दिया। इसका जो आंसर है वो है डी, दैट इज़ 3 4 1 2। ओके। 3 4 1 2 है इसका आंसर। मतलब मतलब पहले विजय सेन आ जाएगा, और फिर जो है पहले जो है हेमंत सेन आएंगे। ठीक है। तो पहले हेमंत आ जाएंगे, एंड देन विजय आ जाएंगे, एंड देन जो है बलाल आ जाएंगे, एंड देन जो है लक्ष्मण आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये है, मतलब इसमें क्या है कि क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ रहा है। ओके। सो हमें इस चीज़ पे फोकस करना होगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है 3 4 1 2। लाइक हेमंत पहले आता है, एंड फिर उसके बाद विजय आते हैं, एंड देन जो है बलाल आते हैं, देन लक्ष्मण आते हैं। ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगी कि एच वी एंड बी और एल। ठीक है। एच वी बी एल, इस तरीके से जो सेम रूलर से हम इनको याद कर सकते हैं एज अ निमोनिक की तरह। ठीक है। तो एच वी बी एल। ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बैरम खान। तो बैरम खान से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखते हैं उसको। अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। ओके फाइन। देन सेकंड स्टेटमेंट है, दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम of appointment of Baram Khan as a Wazir of Empire. Okay. So this title was not given at time of appointment of Baram Khan as a Wazir of Empire. Okay. So ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ओके। सो ओनली वन स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। ओके। मतलब ये हुआ कि जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा था एज अ वजीर ऑफ एम्पायर, तभी उनको दिया गया था, आई थिंक। ठीक है। सो यहाँ पे ये होगा। ओके। ठीक है। सो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। इसमें क्या है इसका, देखो, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है। तो
तो इसमें क्या है, इसका आंसर जो है डी है, दैट इज़ 3142। ओके, इसका आंसर क्या है 3142। ओके, सो देखो यहाँ पे इसका जो तीसरा आंसर है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाना है, हमें ऐसे स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। मतलब पहले सबसे ज़्यादा आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। ओके, तो देखो यहाँ पे तो 3412 है ना, सॉरी 3142 है। 3 क्या है, 3 पे है हमारा यूपी। ओके, एंड ऑब्वियसली हमें पता है, तो देखो यहाँ पे जब हम 3 को चूज़ करते हैं तो हमारा सी और बी तो कैंसिल हो जाता है, बचा हमारा ए और डी। तो ए और डी में से हम देखते हैं कि क्या है, देखो 3 और 4 के यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 3 1 है। तो यूपी के बाद क्या है, 3 4 देखेंगे वेस्ट बंगाल है, एंड 1 देखेंगे तो बिहार है। तो बिहार जो है वेस्ट बंगाल से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में। ये इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका 3142। एंड 42 का क्या है कि हाँ, आंध्र प्रदेश में तो है ही सबसे कम, ठीक है, तो वो तो है ही, बट यहाँ पे 1-4 का भी गेम था, दैट इज़ बिहार की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। ओके, सो ये है एक मतलब इसका जो है आइडिया रहना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैच द लिस्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 चूज़ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ए है हनुमान डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और फिर इसके बाद जो है उसके सामने दे दिया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जारी करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है, ऐसा बोले। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के सामने है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमिशन गैप रिपोर्ट के सामने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखो इसका जो करेक्ट मैथ्स जो है वो आंसर है उसका ऑप्शन ए है, दैट इज़ ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 4, डी का होगा 2। तो देखो यहाँ पे जो ए है उसका है 3। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो है 3, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वही जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड देन जो है बी का 1 है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF करता है, ठीक है, या वही होना चाहिए। हाँ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड करता है, फाइन, तो ये याद होना चाहिए। सी का 4 है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, 4, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये करता है, ये हमें याद होना चाहिए। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन करता है, दैट इज़ डी का 2 है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है एमिशन गैप रिपोर्ट, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो एमिशन गैप तो याद ही होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक याद होगा, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी रिलेटेबल है, बहुत ही याद होगा। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हो सकता है, बट इसका ये है थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट का क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, फाइन, सो यहाँ पे हमने देख लिया, इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एमिशन गैप रिपोर्ट याद रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है क्या, डी का 2 है, ठीक है, फाइन। So next question हमारे consider the following events and arrange them in a correct chronological order stating from the earliest to the last activity। तो इसमें जो क्या है कि chronological order में हमें बताना है इसको, ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी कौन से करेंगे एंड देन सबसे लास्ट में कौन से करेंगे, हमें इस वे में इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम उज्ज्वला योजना, ओ माय गॉड, योजना से रिलेटेड है, मतलब इसका करेक्टली आपको ईयर याद रहना चाहिए। तो मैं ऐसा क्वेश्चन को तो स्किप कर दूँगी, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि ईयर याद करना मतलब याद तो नहीं रहेगा मुझे, इसलिए, ठीक है। फिर भी इसका आंसर जो है वो डी है, दैट इज़ 3214। ओके, मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पहले आया था, फिर उसके बाद जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया, फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आया, देन वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो है वो शो करता है द नेम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर्स एंड देयर बुक्स रिस्पेक्टिवली। तो मतलब एक तरफ बुक्स है उनकी और एक तरफ जो है इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही है, बट इन सारे इनके बारे में पता तो है, बट देखते हैं कि क्या है। तो देखो एडम स्मिथ जो है वो वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में जाने जाते हैं, हाँ उनकी है बुक। ओके, तो ये तो है, ठीक है। देन मिडाल जो है द इकोनॉमिक थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट रीजन्स दिया हुआ है, सो सही मतलब लग तो रहा है। हर्चमैन जो है स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एंड काल्डर जो है वो
स्ट्रेटजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो देखो यहाँ पे मतलब लग भी रहा था मुझे और सेम टू सेम है, मतलब ए का 1 ही है, बी का 2 ही है, सी का 3 है, डी का 4 ही है। ओके, तो ये सही है, करेक्टली दिया हुआ ये जैसे है वैसे सही है। ओके, सो मिडाल ने अंडर डेवलपमेंट रीजन्स के लिए इकोनॉमिक थ्योरी दी थी, हार्शमैन ने स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, कार्टर ने स्ट्रेटजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके रिगार्डिंग थ्योरी दी है। ओके, एंड एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के बारे बुक लिखा है। ओके, सो इस तरीके से अपनी बुक लिखी है, उसी बुक में बताया है इन्होंने। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है हमको। ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट जो है आई मीन सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे विजन के एक मॉक में दिया गया था जब मैं देने गई थी इस ऑफलाइन। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में है डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश। देन बी है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम्स लार्ज इन इकोलॉजिकल निश ऑफ नेचुरल सिस्टम ecosystem if resources are sufficient मतलब, and then C है number of species become small in ecological niche and if resources are sufficient। D है dominance of single species becomes minimum if resources distribution is equitable in habitat। तो देखो यहाँ पे इसका जो है ना हमारा गलत क्या है, बस C स्टेटमेंट जो है वो एक करेक्ट नहीं है, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल निश इफ़ रिसोर्सेज आर सफिशेंट। यही गलत है, उल्टा कर दिया, मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज ना बिकम स्मॉल नहीं होगा, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिकम्स बिग बोल सकते हैं या फिर मोर इन इकोलॉजिकल निश इफ रिसोर्सेज आर सफिशेंट। तो ये गलत है इसमें स्टेटमेंट, जो मैंने बोला अभी सही इसका बता दिया। तो देखो और बाकी तीनों जो है वो सही है। डोमिनेंट स्पीसीज को करते हैं एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश, ठीक है। देन नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल निश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम अगर रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, तो वही है, ठीक है। एंड देन डी वाला जो सही है ये भी है, ये सही है। तो डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम्स मिनिमम इफ द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन हैबिटेट। तो यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज का वो मिनिमम हो जाता है अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन हैबिटेट हो। तो अगर किसी को भी मेरी बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो क्या है ना, अपने सेटिंग में जा करके 1.5 या फिर 0.5 करके सुन सकते हैं, जितनी भी स्पीड आपको सूटेबल लगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैथ्स द लिस्ट वाला ही है। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। तो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। देखो यहाँ पे एक सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ सिमलीपल है, केरला है, अंदर नौकरेक है, उड़ीसा है, अगस्तमलई है, असम है, मानस है, मेघालय। तो देखो तो ये हमें पता होना चाहिए कि सिमलीपल कहाँ पे, सिमलीपल तो उड़ीसा में है ना। हाँ ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं गलत बोल दे रही हूँ, बट आंसर में वही है, ठीक है, सही है। सो देखो सिमलीपल हमें पता है कि उड़ीसा में, लाइक नौकरेक जो है वो कहाँ पे है, वो तो हमारा कहाँ पे, असम में होना चाहिए आई थिंक, असम में या मेघालय में नौकरेक। सो बी का जो है 4 है, तो नौकरेक कहाँ पे है, मेघालय में। ओके, एंड देन जो है अगस्तमलई कहाँ पे है, अगस्तमलई तो केरला में ही है, ठीक है। तो ये अगस्तमलई केरला में ही है। मानस कहाँ पे, असम में है, बिल्कुल मानस असम में है। तो ये हमें इस तरह से मैच द फॉलोइंग हो जाता है, ठीक है। तो नौकरेक जो है ये वाला मेरा थोड़ा मिस्टेक्स हुआ, तो नौकरेक वाला जो है वो मेघालय में है, मतलब सी नो मतलब बी जो है वो 4 में है, मेघालय में। ओके ठीक है, तो ये हो गया। अगस्तमलई केरला में, सिमलीपल उड़ीसा में, मानस जो है असम में है, एंड नौकरेक जो है वो मेघालय में। तो नौकरेक वाला ही थोड़ा मुझे गड़बड़ हुआ, तो उसको याद रखेंगे कि जो नौकरेक है वो है मेघालय में। ओके, सो नौकरेक कहाँ पे है, मेघालय में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती है ऑन द कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑनेस्टी इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन साइंस। ओके, ऑनेस्टी इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन साइंस, ठीक है। एंड जो उसके ऊपर का स्टेटमेंट है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती है ऑन द कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडल्स, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ही सही हो, गॉड दोनों स्टेटमेंट ही सही है। मुझे लग रहा है कि पहला गलत होना चाहिए, बट नहीं, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें ऑप्शन कैसे फ्रॉम हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा जो है अनप्रेडिक्टेबल है। इस तरह के ऑप्शंस बनाए गए, ठीक है, मतलब अप्रत्याशित है। ओके, वही अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो दोनों ही सही है।
तब नॉर्मली हमें क्या समझ लेना है कि जो जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है। या लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो डिपेंड करता है कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडल्स। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो हिंदी में जो पढ़ा वो ठीक लग रहा है, ठीक है, पर निर्भर करती है, बट इंग्लिश में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो ऐसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा है, तो इसलिए ये जनरल है, तो इसलिए सही है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी से ये क्वेश्चन आ गया, तो जस्टिस पार्टी क्या है? स्टेटमेंट 1 है, अपोज की थी कांग्रेस को बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण dominated organization, okay. The next statement है, it claimed the same communal representation for non-Brahmins as the Morley Minto reform had given to Muslims। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे जस्टिस पार्टी ने अपोज किया था कांग्रेस को बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया था? अपोज किया था एक्चुअल में कांग्रेस को, जस्टिस पार्टी ने तो अपोज किया कांग्रेस को बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कह के कि ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कांग्रेस को इसने अपोज किया, ठीक है। तो ये हिंदी में क्या लिखा? जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस को का विरोध किया था, उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये लिखा था कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को किया था। तो ठीक है, हाँ फाइन, अच्छी बात है, बता दिया। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए, ओके, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, और ये था जस्टिस पार्टी को लेकर के, ओके। सो जस्टिस पार्टी, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, और हमें ये याद रहना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी वाज फॉर्म इन 1927 एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी मीन्स वर्कर एंड पेजेंट पार्टी was to work within the Congress so that it could be made a more revolution inclined party and an organization of the common people। बहुत ही जेनरिक सा लग रहा है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्या है, ईयर दिया हुआ है, राइट। वैसे तो ईयर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे ईयर है, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ईयर दिया हुआ है तो इस हो सकता है ये गलत हो जाए, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है, इसलिए हम उसको हटा देंगे। यहाँ पे ओनली 2 बच जाता है, ठीक है। वैसे तो यूपीएससी में क्या होता है कि अपोज करके जो स्टेटमेंट देते हैं वो भी गलत होता है, बट यहाँ पे अपोज करने वाला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये थोड़ा सा निगेटिव मार्क चला जाएगा अगर ऐसा कर देंगे तो, ओके फाइन। बट यहाँ पे हम पॉजिटिव है ना, तो ये देख लेना, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव, तो कॉमन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि और वो अब तो नॉलेज हो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज करना उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा ये, और मैच द फॉलोइंग मैच द लिस्ट वाले। तो देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल इवेंट हमें इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इवेंट्स एंड अरेंज मैंने कौन, बट ये तो बताया नहीं कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल में, बट हमें पता है कि हमें पहले अर्ली से देन लेटर वाले में जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद, ठीक है, इस तरह से जाना है। तो देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए इसका, नहीं तो आपने क्या हो पहले से ही अपने देखा हो कि ये वाली है तो इसके पहले ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट याद होना चाहिए। तो ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे ये इसका भी ईयर याद नहीं है एग्जैक्टली, ओके। सो इसको मैं स्किप कर दूँगी, यहाँ पे कर देती हूँ वरना बट इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 है, मतलब सेम टू सेम दे दिया, जैसे सेम था वैसे ही है। मतलब पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, देन नेशनल इंडियन एसोसिएशन बना, देन इंडियन सोसाइटी बना, देन इंडियन एसोसिएशन बना। अरे हाँ ये तो ईजी था, मैंने किया था, ठीक है, बी याद रहे, तो ईजी था, ये हो जाता, ठीक है, सेम टू सेम है, ओके फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे सेम है हमें अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी पे हमें इसको बनाना है। तो देखो यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट दे दिया, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली दे दिया। तो यहाँ पे देखो ये भी तो नहीं होने वाला मुझसे, सो मैं ये नहीं करूँगी, मुझे इसका ईयर नहीं याद है, ठीक है।
इस वजह से। अगर आप लोगों को इसका कोई ट्रिक वगैरह पता हो या फिर किस तरह से कर सकते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए, ठीक है। एंड हाँ, एंड बाकी लोगों को भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि विथ रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का, सो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 का। देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि इट वॉज बहराम जी मलाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम द बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन, ठीक है। ये एक पारसी रिफॉर्मर थे बॉम्बे से, बहराम जी जो थे, इन्होंने किस चीज़ के लिए इन्होंने ज़्यादा बोला था, सपोर्ट किया था फॉर दिस लेजिस्लेशन, एंड द एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। तो देखो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला है कि सेकंड सेशन में इस एक्ट को एक्सट्रीमिस्ट विंग ने सपोर्ट किया था, एंड इसको लीड किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पे ये जो है इसका जो आंसर है यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखो यहाँ पे वही है। तो आई थिंक यही होगा कि बाल गंगाधर तिलक इसको जो लीड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सर्च कर लेना, देख लेना इसका क्या है, ठीक है। एंड मैं भी सर्च करके देख लूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर रीजन। तो हमें देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मतलब वही अभी कथन है कारण। तो देखो लिखा है कि शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख्स। देन जो रीज़न है इसका कारण है कि दिस देशमुख्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर, ओके। तो दिस देशमुख्स वर not in favor of independent Maratha state and wanted to remain as a feudal lord of बीजापुर। तो इसमें जो है दोनों ही सही एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। इसी वजह से जो है देशमुख से अपोजिशन का सामना करना पड़ा था शिवाजी को, क्योंकि वो खुद को एज अ फ्यूडल बनाए रहना चाहते थे बीजापुर का। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा विच द फॉलोइंग रीजन्स कॉज द कैटास्ट्रॉफिक, अंधेरी की हो जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉज द कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ्स इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमें कॉज बताना है, रीज़न बताना है कैटास्ट्रॉफिक मतलब कोरल ब्लीचिंग का एंड मोरल जो कोरल डेथ्स हो रहे हैं मास लेवल पे अंडमान निकोबार में। तो उसका देखो ऑप्शन जो है दिया हुआ है कि इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन द कोस्टल रीजन्स में, देन जो है हैवी मरीन पॉल्यूशन, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस इन द इंडियन ओशन। तो 4 डिग्री तो नहीं है, हमें पता है 2 डिग्री सुना हमने। तो देखो सेम ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन, जो सेम ऑप्शन है ना तो उसी में से आंसर है, क्योंकि गलत बनाने के लिए दूसरा सेम ऑप्शन बनाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन। तो इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अशोका। तो देखो यहाँ पर इसका क्या होगा कि डेफिनेशन ऑफ द धम्मा गिवन बाय द अशोका इन इज टेकन फ्रॉम द राहुलोवदा सुता। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट है 14th ईयर ऑफ हीज कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्मा महामात्रास, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है। राहुलोवदा सुता एंड 14 ईयर ऑफ कोरोनेशन पे जो है उन्होंने अपॉइंट किया था एक नए स्टाफ को, नए टाइप के स्टाफ को, जिसको धम्म महामात्रास कहते हैं, धम्म महामात्रास, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आर्टिकल 153 इज ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करता है, ठीक है, सही है। 154 जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर की बात करता है, ठीक है। 155 जो है रिमूवल ऑफ द गवर्नर की बात करता है, इसको पॉज करते हैं। देन 156 जो टर्म ऑफ गवर्नर की बात करता है। तो वो देखो यहाँ पे गवर्नर के आर्टिकल्स को डायरेक्टली को यहाँ पे लिख दिया है और उसी से पूछ लिया सीधे सीधे। तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नर के सारे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। उसका जो 153 आर्टिकल है उसके ऑफिस की बात करता है, 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करता है, 156 जो है टर्म ऑफ गवर्नर की बात करता है, एंड 155 दैट इज़ आर्टिकल 155 जो है वो रिमूवल ऑफ गवर्नर के बारे में यहाँ पे दे दिया। बट नहीं,
रिमूवल करने के बारे में नहीं बात करता है। अब इसके बारे में आप सर्च करना और सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आर्टिकल 155 किस चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये गलत था, ओके, याद रखना। 153, 154, 156 सही है। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हमारे, मतलब यहाँ से इतने देख लिया, ठीक है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे, देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, सही लग रहा है। एंड देन द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द बोथ हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द बोथ हाउस, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट ही आपस में सही है, क्योंकि क्या है कि प्रेसिडेंट को क्या होता है कि लोकसभा का जस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ मेंबर, बट वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देखो यहाँ पे एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है तो कौन इनिशिएट कर सकता है? तो लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा कर सकती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, सॉरी मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, बट देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर में आता ही नहीं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ये चला जाता, दैट इज़ डी जाता, ए जाता, तो ये चला जाता, ठीक है। देन हमारा बचता क्या 1 एंड 2, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड देखो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 3 भी नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये नहीं लाता है, ये अमेंडमेंट नहीं ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास, पार्लियामेंट के पास है। एंड जो है प्रेसिडेंट तो सिर्फ वो जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया। ईसीआई का क्या फंक्शन है, देखो, कंडक्ट करना इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ये तो मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़, यहाँ पर ये भी इसका काम नहीं होना चाहिए। डिसाइडिंग ऑन ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शंस, तो इन सारे को लेकर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं रहता, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहता है, तो वो देता नाम तो सही हो जाता। बट ये फर्स्ट ऑप्शन तो उसमें भी नहीं आता, ठीक है, बट ये आते सिर्फ ये आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ नन ऑफ द अबव, जैसे कि मैंने कहा, तो तीनों ही नहीं है, ओके, याद रखना है। यहाँ पे स्टेट जो है स्टेट का नाम नहीं लिया है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया लिखा है, मतलब इंडिया लिखा है ना, मतलब सेंटर वाला बात कर रहे हैं, ओके। सो ये ध्यान में रखना है। अंधेरा क्यों हो रहा है इसमें, हाँ देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन, ये देख लें हमने कौन सा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, ये पे बताना में। तो जीवी की राव कमेटी है जो है प्लानिंग, ये बताता है प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल, सॉरी तो यहाँ पे ये प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल की बात करता है। दंतवाला कमेटी जो है रूरल क्रेडिट्स, संतानम कमेटी जो है पंचायती राज फाइनेंस, अशोक मेहता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो ये तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कौन सी कमेटी बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करती है, ब्रीफली हमें पता होना चाहिए, तो ये हमें याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पे तो जीवी के राव जो है वो प्लानिंग एट अ ब्लॉक लेवल की बात करती है, तो ये जो जीवी के राव है ये प्लानिंग एट अ ब्लॉक लेवल पे बात करती है, ठीक है। देन दंतवाला कमेटी जो है वो रूरल क्रेडिट की बात करती है, ओके, ये रूरल क्रेडिट की बात करती है, ठीक है। देन जो अशोक मेहता कमेटी वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करती है, ओके। सो बिल्कुल पंचायती राज वाला तो ये तो सबको पता होगा, अशोक मेहता, ठीक है। देन जो है दंतवाला जो है रूरल क्रेडिट की बात करता है, ये याद रखना। जीवी के राव जो है प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल की बात करता है। एंड जो संतानम कमेटी है वो पंचायती राज फाइनेंस की बिल्कुल नहीं बात करता है, बिल्कुल भी नहीं। संतानम कमेटी तो हमने सुना भी नहीं ना, अब पॉलिटी में है भी नहीं इसके बारे में। एक सेकंड गाइस, ओके, सो ना तेज से चिल्ला रहे थे, क्या बोलूं, वो एक काका थे दही बेचने आए थे ना, चिल्ला रहे थे एकदम, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है संतानम कमेटी है, ठीक है। तो संतानम कमेटी का देख लेना कि संतानम कमेटी किस चीज़ के बारे में बात करती है, ओके, ताकि हमें पता रहे। तो आप भी देख लेना एंड मैं भी देख लूँगी कि
कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, हाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। तो देखो यहाँ पे बायोटिक सक्सेशन का हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, ठीक है, या फिर सबसे छोटा क्या है, उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या है कि बायोटिक सक्सेशन है, तो मतलब पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अर्लीस्ट टू लेटर की बात की गई है। तो देखो यहाँ पे तो जो माइग्रेशन होता है हम डायरेक्टली देख सकते हैं, माइग्रेशन होता है पहले, ओके, देन इक्सेसिस होता है, इकेसिस होता है, एंड देन रिएक्शन होता है, ओके, देन रिएक्शन होता है, एंड देन स्टेबलाइजेशन होता है, ओके। देन जो है स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब क्या होता है कि MERS। तो जो ये है बायोटिक सक्सेशन का MERS करके आप ध्यान रखना। तो जब भी बायोटिक सक्सेशन का रिपीटेड होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, दैट इज MERS, ओके जी। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अ वही मतलब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, एंड सेकंड है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। सो इसमें जो है बोथ ट्रू हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है हमारे पहले स्टेटमेंट को, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, ये ठीक है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, ठीक है, दोनों ही सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, एंड जो है हमारी हाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, ओके। सो ये ध्यान में रखना है, और बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते, बिल्कुल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थोड़ा सा अलग अलग रखना, तो किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो ओके, ये थोड़ा सा ना अनसेटिस्फाइड डाउट लगता है, तो मैं इसके बारे में जब अच्छे से करूँगी ना, किया है फिर भी मुझे ये थोड़ा अनसेटिस्फाइड लगता है समझने में, तो इसलिए जब मैं और डिटेल में इसको करूँगी, समझूंगी, तो फिर मैं आपको भी बताती हूँ, ओके। एंड आप भी अपनी तरीके से अपने तरफ से ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ओके। तो यहाँ पे पिक्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी जो है सिर्फ यही सही मिला हुआ है। इकोक्लाइन तो देखो, इकोक्लाइन गलत है, थर्मोक्लाइन गलत है, हेलोक्लाइन जो है सी वाटर टेम्परेचर की बात करते गलत है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच हमें ये बताना है, तो हमें जो सही है वो हमारा है पिक्नोक्लाइन, एंड सी वाटर डेंसिटी से रिलेटेड है। पिक्नोक्लाइन जो है सी वाटर डेंसिटी से रिलेटेड है। तो अब हमें क्या करना है, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इकोक्लाइन किसे कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे पिक्नोक्लाइन का मतलब क्या, सी वाटर डेंसिटी से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना है, याद रहना चाहिए। और बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किन से रिलेटेड है, ठीक है। एंड हाँ, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 चूज द करेक्ट आंसर गिवन द कोड गिवन बिलो दिस लिस्ट। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, देखो यहाँ पे प्लांटिंग हेल्थ करके दिया हुआ है, हंगरी दिया है उसके सामने, क्रायोफाइट स्टेपी, अडोल्फ एंजेलो दिया हुआ, वर्ल्ड फ्लोरा रीजन्स जो है CO शॉवर के दिया है, एंड पस्ता ग्रासलैंड जो है आर्कटिक तुंद्रा में है। तो देखो यहाँ पे इसका करेक्ट क्या होगा, जो है अब ये तो किसी को याद होगा तो ये अटेम्प्ट कर पाएंगे, मुझे तो ये याद नहीं है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन को क्या करूँगी, स्किप कर देंगे। और जैसे ये वाला भी क्वेश्चन था ना, तो मैं ये स्किप कर देंगी क्योंकि मुझे ये याद नहीं है कि यार बारिश होने लगती है, या जस्ट वेट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट दिया हुआ है। तो देखो लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में क्या है कि प्लांटिंग हर्थ एंड हंगरी से है, एंड क्रायोफाइट स्टेपी जो अडोल्फ एंगलर, तो ये प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, तो जिसको पता होगा वही कर पाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को तो स्किप कर देती, ठीक है, नहीं करती इसको भी, इसे भी नहीं करती, बट ये जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं पता होना चाहिए, ये वाला थोड़ा देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स दैट इज नॉट करेक्टली मैच। एल्यूमिनियम प्लांट दिया हुआ है और फिर स्टेट दिया हुआ है, तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो इसमें जो मूरी है, मूरी छत्तीसगढ़ में, तो ये गलत दिया हुआ है, तो हमें आप जो है इसको
करेक्टली इसका क्या होगा उसको सर्च करके देखना एंड समझना। ओके, सो ये आपका काम है एंड और मैं भी करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी कि अलुपुरम जो है वो केरला में है एंड हीराकुंड जो उड़ीसा में, पता है सबको, बट ये एल्यूमिनियम प्लांट है तो ये भी पता चल गया। बेलगावी जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है, ये भी पता था मुझे। ओके, तो एंड मुरी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, याद रखना कहाँ पे वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल पार्क दिया हुआ, स्टेट दिया हुआ और स्टेट यूटी बताना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं वो बताना मेरे को। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा करेक्टली नहीं, करेक्ट नहीं है वो देखना है। तो राजा जी जो है वो उत्तराखंड में है, ये पता है, ठीक है, सही है। बंदीपुर जो है कर्नाटका का है, सही है, ठीक है। सिमलीपल उड़ीसा का है, ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ, पिन वैली हुआ जम्मू कश्मीर का, क्योंकि राजा जी तो उत्तराखंड में है और पिन वैली जो है वो भी उत्तराखंड में ही है, तो जम्मू कश्मीर दे दिया, सॉरी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि सर्सन रीजन का है, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग बिकॉज द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। तो जो है इसका ऑप्शन तो सी होना चाहिए, तो सी ही है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कोलाइड कर रहे हैं आज भी यूरेशियन प्लेट के साथ, इसलिए हिमालयाज राइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि लिस्ट हमें वही बताना है, मैच द लिस्ट बताना है। तो देखो एक तरफ कोल रिसोर्सेस है, एक तरफ स्टेट है। तो हुतार है, हुतार एमपी का है। आईवी रिवर जो है उसके सामने छत्तीसगढ़ है। तातापनी रामकोला उड़ीसा है उसके सामने। उमरिया झारखंड लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट है। देखो तो ऑप्शन सॉरी, हुतार जो है वो हमारा झारखंड में है। ओके, हुतार जो है वो झारखंड में है। और बी दैट इज़ आईवी रिवर कहाँ पर है, वो छत्तीसगढ़ में है। तातापनी कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में है। ओके, उमरिया कहाँ पर है, वो है सॉरी बी जो है आईवी रिवर कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में है। तातापनी जो है वो है छत्तीसगढ़ में। और उमरिया कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। तो ये याद रहना चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ताकि आए तो आप कर पाओ सॉल्व। बट ये तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं याद नहीं की हूँ, तो नहीं होता मुझसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का मैच द लिस्ट, वही सेम क्वेश्चन। इसमें एक कैनाल से दूसरी तरफ रिवर से हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे इसका जो करेक्ट होगा वो है सी ऑप्शन। तो करेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। इसका सी होगा, मतलब ए का जो है ऊपर बारी द्वाब कैनाल, उसका रावी रिवर पे है। ओके, एंड सरहिंद कैनाल जो है वो है सतलज रिवर पे है। एंड देन जो है सी दैट इज़ गुड़गांव कैनाल जो है वो दूसरे पे है, यानी कि यमुना रिवर पे है। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो है डी हाँ, मतलब वो 3 पे है, दैट इज़ सतलज रावी ब्यास पर है। इंदिरा गांधी कैनाल सतलज रावी ब्यास पर है, ठीक है। सो सतलज रावी ब्यास पे क्या है हमारा, इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। एंड अपर बारी द्वाब जो है वो है हमारा किस पर, कौन सी रिवर, रावी रिवर पे है। सरहिंद जो है वो सतलज पे है। गुड़गांव जो है वो है मतलब सी वाला वो है यमुना पे। देन नेक्स्ट क्या है, तो इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉप स्पेकुलरिटी इज़ नॉट करेक्टली मैच। हमें ये बताना है, तो करेक्टली मैच नहीं ये बताना है। ज़्यादातर बोलते हैं कि कौन करेक्टली मैच नहीं इस तरीके का। तो देखो स्टेट वेयर राइस इज़ ग्रोन 3 times इन ईयर, वो वेस्ट बंगाल है, सही है। स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन इज़ यूपी है। स्टेट लार्ज, हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट जो है डी दैट इज़ आइसो हाइट्स दैट डिसाइड द वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ राइस प्रोडक्शन 100 सेंटीमीटर का। ओके, सही है, भी सही है। सो ये हमें जो ऑप्शन दिया हुआ बिहार का कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन 15.7 है, तो वो हमें देख लेना है। देखो यहाँ पे बहुत ही गलत करने के चांसेस होते हैं जब ऐसे पॉइंट वाले कुछ स्टेटमेंट होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा नेचुरल था कि ये गलत हो, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यही हो जाता। गेस करके भी मतलब यही मार्क करते, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, और बाकी सारे सही थे वो ध्यान रखना। The next question है following the statement with reference to the cotton crop. या कॉटन क्रॉप के बारे में दिया हुआ ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफर टू द कॉटन क्रॉप। तो स्टेटमेंट 1 है कि कॉटन इज मोस्टली खरीफ क्रॉप एंड देन कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स ए मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। खरीफ क्रॉप है कॉटन एंड 50 to 75 सेंटर जो है CM दिया हुआ, ठीक है। तो जो है इतना हमें एनुअली चाहिए होता है, ठीक है। 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए होता है। ओके, इसका सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखते तो चलता, सेंटीमीटर क्यों दिया है? सॉरी, वही सेम ही। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि given below are two statement, one is labeled as मतलब assertion रीजन का क्वेश्चन है। रेड सॉइल डिनोट करता है सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट रीजन है रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन दी साउथ एंड ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो लगता है कि ये सही दे रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, बट यहाँ पे देखो इसका जो आंसर है वो है बोथ सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब ये क्यों गलत है हमारा, मतलब क्यों करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करे, तो आप इसके बारे में सर्च करेंगे एंड उसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, बट आपको पता हो जाना चाहिए, ओके। एंड बता देंगे तो अच्छा रहेगा, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 का मैथ्स लिस्ट वाला कॉलम क्वेश्चन है। एक तरफ नेम ऑफ द सिटी है, दूसरी तरफ पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड है, ठीक है। पीरियड ऑफ बीइंग तो देखो कब बना था, इस तरीके से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कांचीपुरम जो है उसके सामने है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसलमेर, कॉलोनियल पीरियड, कोडाई कनाल, मीडिवल पीरियड, भिलाई, एंसेंट पीरियड। तो बहुत ही काफ़ी ब्रॉडली टाइम पीरियड दिया हुआ है, देखते हैं। सो जो इसका आंसर है 4 3 2 1 उल्टा है, मतलब एंशियंट में है कांचीपुरम, ठीक है। हाँ ये सही है, एंशियंट में है। देन जो है बी जो है वो जैसलमेर का मिडिवल पीरियड है, ठीक है। एंड सी का जो है वो कोडई कनाल, सी का जो है वो कोडई कनाल है, सॉरी मतलब सी का जो है वो कॉलोनियल पीरियड में है कोडई कनाल। एंड देन भिलाई का जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस नेम ऑफ द सिटी स्टैब्लिश हुई थी, इस तरीके से। तो ये ब्रॉडली हमें ध्यान में रखना है कि जो भिलाई है, भिलाई कब हुई थी, डी का 1। भिलाई जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में बना, ठीक है। तो भिलाई पोस्ट इंडिपेंडेंस बना। जैसलमेर कॉलोनियल, सॉरी जैसलमेर जो है वो मिडीवल पीरियड में बना, ठीक है। सो जैसलमेर जो है वो मिडीवल पीरियड में बना, और कांचीपुरम जो है वो एंशिएंट पीरियड में बिल्कुल साउंड कर रहा है, तो ये इसके साथ ही जाएगा। जैसलमेर जो है वो मिडीवल पीरियड में बना, ठीक है। ये आई मीन ये ध्यान में रखना। देन कोडई कनाल जो है वो कॉलोनियल पीरियड में बना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ द लिस्ट। अगेन ये मैथ द लिस्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला। तो देखते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 में एक फेमस लोकल स्टॉर्म है और प्लेस और एरिया दे दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। ये फेमस लोकल स्टॉर्म दे दिया है, प्लेस एंड एरिया दे दिया है। तो मैंगो सावर, ब्लॉसम सावर, नॉर्वेस्टर, लू, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है बता दिया हमको। तो इसमें जो करेक्ट है वो है हमारा सी ऑप्शन, देख लेते हैं डायरेक्टली। तो ए का जो है वो 3 है, मैंगो शावर जो है, ठीक है, वो है कर्नाटका कोस्टल एरिया में पाया जाता है। एंड देन ब्लॉसम सोवर जो है लोकल स्टॉर्म, एंड ब्लॉसम सोवर जो है कहाँ पे देखने को मिला था, तो वो 2 दैट इज़ केरला में देखने को मिला था। एंड नॉर्वेस्टर जो है वो है सी, दैट इज़ कर्नाटका कोस्टल एरिया में देखने को मिला था। एंड लू जो है वो है 1 दैट इज़ पंजाब टू बिहार में देखने को मिलता है। तूफान ये इंडिया के पर्टिकुलर है, तो हमें ये याद पता होना चाहिए। आप याद कर लो कि जो है हमारा, ठीक है,
यानी कि मैंगो शावर जो है आम्र वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है कर्नाटका कोस्टल एरिया में, वहाँ पे आम भी बहुत बड़े बड़े अच्छे मिलते हैं इसलिए। तो इस तरीके से। एंड देन लू जो है वो पंजाब टू बिहार बहता है, चलता है, ठीक है। एंड देन ब्लोजम शावर जो है ये वर्षा कहाँ पे होती है, तो ब्लोजम फूलों वाली बौछार कहाँ पे होती है, तो बी का है दूसरा, यानी कि केरल में होता है, ठीक है। सो जो है ये कहाँ पे होता है, केरला में होता है। एंड फिर इसके बाद जो होता है नॉर्वेस्टर यानी कि काल बैशाखी का ये जो है हमारा स्टॉर्म, ये कहाँ पे होता है, तो सी का 4 है, तट सी का 4 है, तो मतलब पश्चिमी बंगाल में होता है। काल बैशाखी जो है पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना। एक कोई भैंस लेके आ जाते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। या ऑफ कोर्स गधा नहीं या तो नेक्स्ट है हमारा, आई एम सो सॉरी, ओके। एक्चुअली में चिड़ियाघर में ही रहते हैं, ऐसा समझिएगा। इस कोई भी कुछ भी यहाँ पे बोलते रहता है, क्या ही बोल सकते हैं। पानी दे रहे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ओके 56, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये देखते हैं इसमें क्या है कि क्या ही है, एक है कैपिटल, एक है कंट्री, ठीक है। तो नाइपीदाओ जो है वो म्यांमार का है, ये सही है। दुबलिन जो है आयरलैंड का है, वो सही है। ओटावा जो है कनाडा का है, वो सही है। तो दुबलिन आयरलैंड का है, ओके। तो दुबलिन जो है वो आयरलैंड का है, वो यहाँ पे सही है। ओटावा जो है कनाडा का है, वो सही है। यहाँ पे हमारे यूपी में इटावा होता है ना, इस तरीके से। सो ओटावा जो है कनाडा का है, ठीक है। एंड नाइपीदाओ जो है म्यांमार का है, ठीक है। बट खारतून जो है वो इथियोपिया का नहीं है, तो वो देखना कि खारतून किसका है, ओके। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अपर गंगेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा, दिस रीजन इनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी एंड दिस रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो दोनों ही सही है इसमें, 130 एंड ठीक है। दिस रीजन द इन जो गंगेटिक अपर गंगेटिक वाला प्लेस है, 130% मोर देन इरीगेशन इंटेंसिटी है, इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो मतलब साउंड करे, रैशनल साउंड कर रहा है, इससे सही है। तो ठीक है, वेस्टर्न यूपी सेंट्रल यूपी, ओके, दोनों स्टेप में सही है, ये ध्यान रख लो। नेक्स्ट है हमारा मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। तो देखो यहाँ पे एक तरफ पासेस है, दूसरे तरफ जो है वो हाइट फ्रॉम द सी लेवल। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देबसा, ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट इज 1, यहाँ तो देखो यहाँ पे देबसा जो है पास है, और हाइट फ्रॉम सी लेवल देखो यहाँ पे, तो देबसा है, रोहतांग है, बारालाचा है, बनिहाल है। तो यहाँ पे देखो, तो जो ऑप्शन ए है उसका 1 है, दैट इज देबसा का है हमारा 5360 मीटर का है, और रोहतांग जो है हमारा वो इसका बी है, दैट इज सॉरी बी का क्या है 3 है। रोहतांग जो है हमारा 3978। वैसे मैं ये वाला करना छोड़ दूंगी क्योंकि मैंने याद नहीं किया, तो नहीं याद है तो मैं नहीं करूँगी, ओके। सो या द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गिवन बिलो असर्शन रीजन का है, जूट इज अ इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन जूट इज अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम द फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। तो देख लेते इसका क्या है, इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, ऐसा लग रहा है कि सही है, तो सही है। बट जो है खरीफ क्रॉप है, सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता कि ये इंडिजिनस प्लांट है, साबित नहीं करता इस चीज़ को, तो इसलिए ये क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो हमारा इस तरह से होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन तो देख लेते हैं क्या है। एक तरफ है एसेइस्ट और एक तरह से ट्रिटीज, ठीक है, मतलब निबंधकार और निबंध, ओहो निबंध, निबंधकार और एक तरफ है निबंध, ये निबंधकार है और क्या कौन सी कीमत लिखे वो बताना हमको। तो देखो यहाँ पे बिलाल सेन, हिमाद्री, ओके, एक सेकेंड, या ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है एस निबंध कारण निबंध, तो ये मैं छोड़ देती बिकॉज इसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देती, बिल्कुल कर देती, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं पता है मुझे, इसलिए। द नेक्स्ट है हमारा कि असरसन रीजन का ही है। टर्किश इन्वेजन इंडिया पे हुआ था और इंडिया टर्किश इन्वेजन और इंडिया वॉज सक्सेसफुल। देन रीजन है बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया। ओके फाइन, तो लग रहा है सही है, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है आपस में, सही भी है, तो सही है। ओके, तो ये सही है। एंड द नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है हमारा VOG दैट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। देखो यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 है इंडिया रिसेंटली कंक्लूड किया था उसका दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इस मतलब अब हमें इस चीज़ को ट्रेस करना है, अब जाके करंट अफेयर्स में देखना कि ये हुआ है और कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, देख लो। तो इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड द सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इन समिट। देन जो है सेकेंड सेमेंट टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज ग्लोबल साउथ, नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। तो ये यहाँ पे सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट है, ठीक है। रिसेंटली कंक्लूड किया वो देख लेना है, कौन कंक्लूड किया वो देख लेना है। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, और जब फिर फेम होगा तो ऐसा स्टेटमेंट सही होगा जो, और फिर ये जो है जनरल इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वो गलत है, बट देख लेना एक बार, इसको ट्रेस कर लेना। हाँ, द नेक्स्ट कौन सा है हमारा कि व्हाट डज द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज एम्फसाइज करता है रिगार्डिंग द रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो देखो स्टेटमेंट 1 है ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ एंड डीप रैपिड सस्टेन रिडक्शन आर एसेंशियल। तो देखो यहाँ पर डी जो है वो सही होना चाहिए, ओनली टू। तो ग्रेजुअल लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ एंड दूसरा जो स्टेटमेंट डीप रैपिड सस्टेन रिडक्शन आर एसेंशियल, तो ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ग्रेजुअल लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो गलत हो जाएगा, और ये सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द टर्म सीरियल यील्ड रेफर टू। तो इसमें जो है द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा में जो है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री, दैट इज सी, सॉरी इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट सही है। एंड स्टेटमेंट 2 है जो वो गलत है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री। ओके, नहीं, ये सीरियल यील्ड की बात कर रहा है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन नहीं है ये। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये ध्यान में देख लेना कि सीरियल टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री, तो ये गलत है। ओके, अब इसके बारे में देख लेना, सर्च करना अपने साइड से कि ये क्यों गलत है। ओके, ये थोड़ा आपका काम है। ओके, हाँ, एंड मेरा भी काम है, मैं भी देखूंगी, आप भी देखना। The next question है हमारा कि which of the following statement is true regarding the trend of unemployment rate in India between July September 2019 and July September 2022। तो यहाँ पर बताना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड बताना है हमको इंडिया में बिटवीन जुलाई सितंबर 2019 एंड जुलाई सितंबर 2022। तो देखो यहाँ पे पहला है कि इट रिमेन द सेम इट डिक्लाइन, सेम। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि सेम रहना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहना ये बिल्कुल नहीं है, थोड़ा तो ऊपर नीचे होता रहता है, इस वजह से इस लॉजिक से क्या होगा, तो ये गलत हो गया, और जो है दूसरा सही है इट डिक्लाइन। ओके ओके, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ। तो देखो नेक्स्ट है हमारा हु प्रिपेयर द पब्लिश द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो IMF दिया हुआ है, WHO दिया हुआ है, OPHI दिया हुआ है, UNDP दिया है। तो इसका जो है देखो यहाँ पे इसका क्या आंसर होना चाहिए, OPHI एंड UNDP होना चाहिए, 3 और 4 आंसर इसका सही है, दैट इज सही है। ओके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों ही मिलकर के इसको पब्लिश करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह जो भी है तो आप उसको याद कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगी, ठीक है, बताऊंगी एंड करवा दूंगी, ठीक है, सो हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट से हमारा क्या है कि गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अनदर एज रीजन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज, ठीक है, देन रीजन क्या, ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। अच्छा, तो लिमिट्स टू ग्रोथ ये कहीं ना कहीं हो सकता है सही है, बट इस तरह से ये तो नहीं बता रहा है कि, अच्छा हाँ, नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, हो सकता है, तो लगता है, बट यहाँ पे ओह गॉड
ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आर जो है वो फॉल्स है। लिमिट्स टू ग्रोथ, मतलब मुझे लगा था पॉजिटिव साउंड करने के लिए लिमिट्स टू ग्रोथ होगा तो हो गया, बट नहीं, ये गलत है। तो ब्रंट जो है ये सिस्टम है वो पॉपुलराइज हुआ था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये सही है, बट दूसरा जो रीज़न है वो गलत है। दैट इज़ लिमिट्स टू ग्रोथ, ग्रोथ को लिमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है। मतलब डायरेक्टली जो बोला वही मीन कर रहा है, ग्रोथ को लिमिट नहीं होना चाहिए इस तरीके से, तो ये निगेटिव साउंड कर रहा है। इस वजह से आपने जो है इसमें जो ये लिखा है उसी चीज़ को समझो, हिडन मीनिंग को नहीं देखा हमने, ठीक है, तो डायरेक्टली यही इम्पैक्ट तो गलत हो गया ये। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्या है 52 क्वेश्चन, फॉलोइंग इवेंट अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे, थायराइड डे, नोट टोबैको डे, डे ऑफ लाइट है, तो ठीक है देख लेते हैं कुछ। हेरिटेज डे, नोट टोबैको डे, ये हमें याद रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बाय द वे ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देती बिकॉज मुझे नहीं पता है, तो स्किप कर दी थी, तो छोड़ देती मैं। तो इसमें जो आंसर जो है वो है, इसका आंसर जो है बी है, दैट इज़ 1423 इसका आंसर होगा। ओके, देन जो है हमारा 53 का क्वेश्चन है, मैथ्स लिस्ट वाला ही क्वेश्चन है, इसमें पर्सन है, रीजन है, एक तरफ पर्सन है, दूसरी तरफ रीजन है। गोपी तोका थोका कुरा एंड उसके सामने ठीक है, इसका करेक्ट ही देख लेते हैं। एक पर्सन है, उनका रीजन है दीपा कर्मकार, ओके, इंडियन बॉर्न नासा साइंटिस्ट हु लेट द टीम, ओके, ये भी मुझे नहीं पता है तो मैं तो नहीं करती इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि given the below are two statements, one is labeled as assertion and the other reason as a reason. तो देखो during 2023 and 2024 Singapore emerged as the largest source of FDI to India. ओके लिखा हुआ है, ठीक है। देन रीजन है इंडिया एंड मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज़ ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन द कंट्रीज एज अ मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। तो ये मॉरिशस से ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इस वजह से अरे बट ये आंसर इसका यही है, सिंगापुर का मॉरिशस से क्या लेना देना। ओह ओके, मॉरिशस सिंगापुर नो, एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मॉरिशस अलग है, सिंगापुर अलग है, तो ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया। बट इसका जो आंसर है वो सी, मेजर शिफ्ट इन द कंट्रीज एज द मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। अच्छा कंट्रीज दिया हुआ है ना, इस वजह से ये हो सकता है, फाइन, ठीक है, तो ये आंसर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा है। ओके फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब ये तो है 2023, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द R21 और मैट्रिक्स MTM। तो ये एक वैक्सीन है अगेंस्ट मलेरिया जो कि डेवलप किया गया था बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन मतलब स्टेटमेंट किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर है वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया डेवलप बाय द भारत बायोटेक्नोलॉजी, ओके नहीं, वैक्सीन अगेंस्ट एड्स डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, भारत बायोटेक इंटरनेशनल। तो देखो दोनों दो स्टेटमेंट सेम है, दो इंस्टीट्यूशन सेम है, दो इस तरह से, तो हमें ध्यान में रखना है किस तरह से क्या आंसर हो सकता है। सो ये एक वैक्सीन है अगेंस्ट दी मलेरिया डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग जो है वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दी यूएन सर्टेन रिगार्ड कैटेगरी ऑफ द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। सो ये क्वेश्चन है 2024 का ही, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, एक दो लाइनर के जो है अगर देखने में मिल जाता है तो, मतलब इस बार फिर से ट्रेस कर लेना ना कि ये अवार्ड किसको मिला है, अगर ईयरली ये दिया जाता होगा तो ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ओके। तो आप भी चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद रेफरेंस टू द रुद्र M सेकेंड मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मिसाइल स्टेटमेंट करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आई है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल, सेकेंड वॉज इट वॉज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, एयर टू एयर मिसाइल नहीं है ये, और टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024 नहीं है, तो दोनों ही गलत है। आप चेक कर लेना क्यों गलत है, ठीक है, और क्या है ये। हाँ न्यूज़ मैंने मिसाइल्स को देख लेना, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वगैरह हमारा कि मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो ये इस तरीके से न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड कंट्री है, देखो यहाँ पे, तो गीतानाज नौशेरा आइसलैंड लिखा हुआ है, लुगोंग वियतनाम, हलाल जो हला है वो लिथुआनिया है, जोस राउल है पनामा है। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, ये कंट्री में बताना है, ठीक है, इलेक्टेड हेड। तो ये क्वेश्चन में मैं नहीं करती, ठीक है, मुझे नहीं पता है मैं क्यों करूँ इतने सारे कंट्रीज़ के, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देती। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच आर द फॉलोइंग पेयर्स दक्कन ट्रैप एंड पेकुलरिटी इज नॉट करेक्टली मैच, हमें ये बताना है, करेक्टली मैच नहीं है वो बताने में, ठीक है। तो जो इंटर ट्रैप एंड बेड्स होता है वो फॉसिल ऑफ द सी प्लांट्स एंड एनिमल होता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अब इसका आप करेक्ट देखना, और करेक्ट क्या होगा आप भी ट्राई कर लेना, समझ जाना, मैं भी समझ लूँगी। तो डेप्थ ऑफ मिडिल ट्रैप जो होता है वो लगभग 1200 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली होता है, एंड डेप्थ ऑफ द लोअर ट्रैप जो होता है 150 मीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है, डेप्थ ऑफ द अपर ट्रैप 450 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो पेयर्स दक्कन ट्रैप एंड पेकुलरिटी उसके रिगार्डिंग पूछा था, ठीक है। इंटर ट्रैप एंड बेड्स पे ये नहीं होता है, इंटर ट्रैप एंड बेड्स होता है आई थिंक जब दो प्लेट्स आपस में आती हैं, प्लेटों आती हैं, और फिर उसके बीच का जो बनता है ना वो उसको इंटर ट्रैप एंड बेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसलिए इसका ये गलत है। ओके, तो देखो यहाँ पे तीनों फैक्ट दिए हुए, तीनों फैक्ट थे, तो हमें क्या करना है, इस तरह से ध्यान में रखना है कि ऐसे तीनों है, यही कि एक एबनॉर्मल सा लग रहा है कि यही अलग है, तो ये गलत हो जाएगा और ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाना आप नेक्स्ट पेपर में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन है, असर्सन रीजन का है जेट स्ट्रीम डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 एंड आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली इवेंट्स है, एंड रीजन है इसका जेट स्ट्रीम फ्लो विद द स्पीड ऑफ 300 एंड 500 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो जेट स्ट्रीम डिस्कवर हुआ था, हाँ ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बट आर जो है वो ट्रू है, जेट स्ट्रीम फ्लो करता है स्पीड ऑफ 300-500 किलोमीटर प्रति आवर, ये सही है, बट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डिस्कवर हुआ था, ये गलत है। तो आप देख लेना कि इसका सही क्या एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, आप भी देख लेना, मैं भी देख लूँगी। ओके, या सो ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम हाफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक या 120 क्वेश्चंस तो होते हैं। ओह सॉरी, 150, मतलब हमें करने चाहिए 150 क्वेश्चंस होते हैं। माय गॉड, क्या यार, 150 120 होता, चलो तो मैंने इसलिए सोचा 60 कर लूँगी, तो 150 होता है। माय गॉड, मतलब मुझे 50 + 25 75 करने चाहिए। माय गॉड, ठीक है, तो और कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, करना है। तो देख, ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, देखना ही पड़ेगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा मस्त लिस्ट है, ये हमने देख लिया था, कंट्री इन स्पेन। देखो मैथ द लिस्ट में लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, तो करेक्ट आंसर में बताना है कि कंट्री है एंड सामने माउंटेन है, तो वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, दैट इज़ ए का 3, बी का 1, मतलब ए का क्या है, स्पेन एंड फ्रांस में क्या है हमारा पेरिनीज है, और बी में क्या है, स्विट्ज़रलैंड में हमारा है एल्प्स है, एंड सी में क्या है हमारा 4 है, दैट इज़ बाल्कन है, एंड डी इटली में क्या है हमारा एपिनीन है, ठीक है। तो जो डी है उसमें एपिनीन है, सी दैट इज़ बल्गेरिया में क्या है 4 बाल्कन है, और स्पेन एंड फ्रांस में क्या है वो हमारा है 3 पेरिनीज। ओके, तो ये है, और जो बी है दैट इज़ उसमें क्या है 1 स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स है, तो स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स है, ये याद रखना चाहिए हमें, एंड बल्गेरिया में क्या है हमारा बाल्कन है जो माउंटेन। ओके, सो ये हमें याद रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लीव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, तो ये हमें पता होना चाहिए बिल्कुल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉइंट द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड इज पिवोटल जॉइंट, उसको हम ये कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज इज ऑप्शन बी है इसका, पैथोजेंस होता है। एंड पैथोजन में ही ये हमारा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजो आ जाता है, ठीक है। बट आर्किया एक प्लांट है तो वो नहीं आएगा इसमें। देन नेक्स्ट है हमारा कि मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन का एग्जांपल होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होती है। तो ऐसा जैसे हम पानी में अगर हम डालें ऑयल डालें तो वो मिक्स नहीं होता, या फिर केरोसिन डालें तो मिक्स नहीं होता, इस तरीके से। तो मिल्क जो है वो एग्जांपल है इमल्सन का। बट ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मिल्क कैसे एग्जांपल हो सकता है इमल्सन, बट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला ऑफ अ बेकिंग सोडा इज़ व्हाट। तो फार्मूला NaHCO3 है, तो ठीक है। तो ये फार्मूला बेकिंग सोडा का ये होता है। मैं फार्मूला जो होता है ना किस चीज़ का क्या होता है तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उससे रिगार्डिंग मैंने जो है वीडियो क्रिएट करेंगे, आप उसमें अच्छे से पता कर सकते हैं और याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो CPR स्टैंड फॉर द कार्डियो पल्मोनेटरी रेसिसिटेशन। सो ये है इसका जो है CPR स्टैंड फॉर दिस। देन जो है ओके रिवीजन दिया हुआ था बट नहीं रेस्क्यू दिया हुआ था, देखो अब यहाँ पे ओके 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 The next question is the only vein that carries the oxygenated blood is pulmonary vein. Diabetes is the most common disorder associated with the pancreas. The recent global pause during the COVID-19 pandemic was caused due to SARS-CoV-2. तो जो हुआ, ठीक है, COVID-19 हुआ SARS-CoV-2 की वजह से हुआ, ये ध्यान में रखना। देन अ बस कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड V1, सेकेंड हाफ ऑफ द V2 विद द स्पीड V2 एंड द एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो 2V1 एंड V2 डिवाइडेड बाय द V1 प्लस V2। इस तरह से अगर 3 होता तो 3V1 V2 एंड देन डिवाइडेड बाय द V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से हम करते हैं। हाँ, अगर जो मैंने कहा अभी ये मतलब मैंने गलत बोला है, तो अगर किसी को सही पता हो, मतलब जो भी डाउटेड लगता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी और एक्यूरेट नॉलेज हो और आपको भी। बट मुझे जहाँ तक लगता है यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द पेक्युलरिटीज ऑफ रामगंगा प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसका जो है मीटर्स में एग्जैक्टली क्या है, क्या गलत नहीं है, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज दिया हुआ, तो 825.8 मीटर्स दिया हुआ। तो इसमें मतलब क्या है कि हमने पहले भी देखा था जो पॉइंट वाली चीज़ें होती है वो थोड़ी रॉन्ग होती है, तो इसी केस को लेकर के चलेंगे और यहाँ पे यही ज़्यादा गलत है, तो यही हमने गलत लिया एंड बाकी तीनों चीज़ें सही हैं। तो नेक्स्ट में भी हम यही अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो नॉट करेक्टली में ये सही है, ठीक है। तो ये गेस वर्क है, इस तरीके से हम जो है एनालिटिकली हम इसको सही कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द US, चाइना, जापान, इंडिया, US, चाइना, जापान, इंडिया हैज़ हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कल्टिवेशन। देन इंडिया का लोकेशन जो इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प करता है डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट सही है। हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टिवेशन इंडिया में, ओके ठीक है, ये सही है। एंड ट्रॉपिकल मानसून रीजन जो होता है इंडिया का लोकेशन हेल्प किया है कि डाइवर्सिफाइड करे क्रॉपिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, सही है, दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिस्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ प्लेस है कन्फ्लुएंसिंग रिवर है, तो देखो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टेहरी, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देवप्रयाग जो है रुद्र और अलकनंदा से मिलकर के बनता है, देखते कहाँ पे है रुद्र, देवप्रयाग, अच्छा सॉरी, रुद्रप्रयाग जो होता है वो अलकनंदा एंड पिंडर रिवर से बनकर के बनता है। तो बी का है फर्स्ट, देखते हैं बी का फर्स्ट किस किस में है। माय गॉड, बी का तो फर्स्ट होना चाहिए ना, ओ सॉरी सी का था, सॉरी कर्ण था। तो सी का जो है फर्स्ट है, का फर्स्ट किस में है, तो डी में है, डी में है, तो हम इस तरह से बी और डी में आ जाते हैं। एंड रुद्र क्या होता है, अलकनंदा मन से मंदाकिनी होता है, तो बी का 4 होना चाहिए, बी का 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, दैट इज डी, ओके। एंड देवप्रयाग का क्या है, ये है 2 अलकनंदन भागीरथी, ओके। एंड तेहरी कहाँ पे है, तेहरी जो है वो है हमारे अलग कहाँ पे है, वो भागीरथी एंड भीलगंगा पर है तेहरी, भागीरथी एंड भीलगंगा पे है तेहरी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप।
इसमें स्टेटमेंट 1 है कि वेस्टर्न यूरोप रिसीव करता है रेनफॉल इन ऑल मंथ्स। सेकंड स्टेटमेंट में वेस्टर्न यूरोप जो है इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। सो इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। वेस्टर्न यूरोप रिसीव करता है इन ऑल मंथ में रेनफॉल एंड वेस्टर्न लोकेटेड है ऑन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है, सही है, ओके। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो हमने जो है हाफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, सो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड